हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण के एक और नए टॉपिक को, जिसका नाम है क्रिया। तो आज हम जानेंगे क्रिया क्या है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, इसे कितने आधारों पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिया शब्द का अर्थ। क्रिया एक व्याकरण की भाषा है। व्याकरण की भाषा में इसे हम क्रिया कहते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसका एक सिंपल सा अर्थ निकलता है काम। किसी तरह का काम हो रहा होगा, कोई भी काम हो रहा है, उस काम को ही हम कहते हैं कि क्रिया है वो। जैसे पढ़ाना, उठना, बैठना, बोलना, हंसना, रोना, ये सभी दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं, काम जो हमारे द्वारा की जाती हैं, तो उसे ही हम कहते हैं क्रिया। और क्रिया भी एक विकारी शब्द है, जैसा कि आपको पढ़ाया गया था शब्द वाले टॉपिक में। यदि आपने हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक को शुरू से नहीं देखा है तो कृपया कर उसे देखें, ताकि आपको हिंदी व्याकरण समझने में बहुत ही आसानी हो। क्रिया एक विकारी शब्द है इसलिए क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न होते रहता है, कभी लिंग के अनुसार, कभी वचन के अनुसार, कभी काल के अनुसार अपना रूप ये बदलते रहता है, इसलिए इसका नाम है, ये एक विकारी शब्द है। दूसरा कि जिस शब्द से काम होने का बोध होता है, जिस शब्द से काम होने का बोध होता है उसी शब्द को हम कहते हैं क्रिया। जिस शब्द से काम होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या कर रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ ना। पढ़ाना भी एक काम है। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी काम है। पढ़ना, पढ़ाना, रोना, हंसना, गाना, खेलना, खाना, ये सभी के सभी जो दैनिक क्रियाएं हैं, काम है जो हमारे द्वारा की जाती है, इसी को हम कहते हैं क्रिया। तो काम करने वाला कोई ना कोई होता है, और जो काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता के रूप में दो ही चीज़ हो सकता है, या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा जो काम किया जाता है उसी काम को हम क्या कहते हैं, क्रिया। अधिकांश, अब देख सकते हैं आप, पढ़ना, खाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, गाना, सोना, ऐसे और भी कई सारे शब्द हैं जो काम होने का बोध कराते हैं। इन सभी शब्दों से क्या बोध हो रहा है, काम होने का, इसीलिए ये सब के सब शब्द क्या होंगे, क्रियाएं होंगी। ये सब के सब शब्द किसके उदाहरण होंगे, क्रिया के। आप देख सकते हैं इन शब्द में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, ना। पढ़ना, देखिए ना, खाना ना, उठना, यहाँ भी ना से अंत हो रहा है, बैठना, हंसना, रोना, गाना, सोना, सभी शब्दों के अंत में एक कॉमन है शब्द, वो कौन सा है, ना। ना जो है वो सभी क्रिया के क्या आ रहे हैं, अंत में आ रही है। तो सभी क्रिया के अंत में, हम जानते हैं किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अधिकांशतः जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रिया के अंत में ना प्रत्यय लगा होता है। तो इसीलिए इस पॉइंट के मैंने लिखा है, अधिकांश क्रिया के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है, ना प्रत्यय लगा होता है। तो ये तो बात हो गई क्रिया की, कि क्रिया क्या है, जिस शब्द से काम होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। और अधिकांश क्रिया के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है, तो ना प्रत्यय। आइए जान लेते हैं धातु क्या है। धातु क्रिया से ही संबंधित है। ये धातु जो क्रिया होती है, उस क्रिया से अगर हम ना को हटा दें, ना को हटा दें, तो जो मूल शब्द बच जाता है उसी को कहते हैं धातु। क्रिया से ना को हटाने पर जो मूल शब्द बच जाता है उसी को कहते हैं धातु। जैसा कि आप देख सकते हैं, पढ़ना, तो ये क्रिया है, क्योंकि पढ़ना एक काम है इसलिए क्रिया है। अब इस पढ़ना से हम ना को हटा देंगे, तो ना को हटाने के बाद क्या बच गया, पढ़। तो ये जो पढ़ है ये मूल शब्द होगा, क्योंकि मैंने पढ़ना से क्या किया है, ना को हटा दिया है। तो ये जो पढ़ आया वही है धातु। तो इसलिए कहेंगे क्रिया से ना को हटाने पर जो मूल शब्द बच जाता है उसी को क्या कहते हैं, धातु। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, गाना, गाना से ना को हटा देंगे, बच जाएगा क्या, गा, तो ये क्या होगा, धातु। सोना, सोना से ना को हटा दीजिए, क्या बचेगा, सो, तो ये भी क्या हो जाएगा, धातु। खेलना, खेलना से ना को हटा दीजिए, क्या बचेगा, खेल, तो खेल भी क्या हो जाएगा, धातु। उठना से ना को हटा दीजिए, क्या बचेगा, ऊठ, ऊठ भी क्या हो जाएगा, धातु। हंसना से ना को हटा दीजिए, क्या बचेगा, हंस, तो हंस भी क्या हो जाएगा, धातु। तो इस तरह से आपने समझ लिया है कि धातु क्या होता है, क्रिया से अगर हम ना को हटा देते हैं तो बाकी जो शब्द बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, धातु। आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं धातु क्या है। अब पुनः क्रिया बनाना हो तो क्या करेंगे, धातु में ना को जोड़ देंगे। धातु में ना को जोड़ने पर क्रिया बन जाती है, और क्रिया से ना को हटाने पर क्या बन जाता है, धातु। धातु में ना को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्रिया। धातु जोड़ना बराबर क्या बनेगा, क्रिया।
है ना, और क्रिया में से ना को हटा देंगे तो क्या बनेगा, धातु। धातु बनाना, क्रिया बनाना तो धातु में ना, जैसे कि आप देख सकते हैं हंस में ना जोड़ देंगे तो हंसना, सो में ना जोड़ देंगे तो सोना, देख रहे हैं ना आप। तो इसी तरह से बनता है ये धातु क्रिया क्या है, क्रिया धातु में अंतर आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, क्रिया के प्रकार को देख लेते हैं। क्रिया के प्रकार को, जिस तरह से शब्दों को अलग अलग आधार पर बांटा गया था उसी तरह से क्रिया को भी अलग अलग आधार पे बांटा गया है। तो यहाँ पे क्रिया को मुख्य रूप से 3 आधारों पे बांटा गया है। हिंदी भाषा में क्रिया को मुख्य रूप से 3 आधार पे बांटा गया है। पहला आधार है कर्म के आधार पे, दूसरा आधार है संरचना या बनावट के आधार पे, तीसरा आधार है प्रयोग के आधार पे। तो क्रिया को 3 आधारों पे बांट कर हम पढ़ने वाले हैं, कर्म के आधार पे, संरचना या बनावट के आधार पे और तीसरा प्रयोग के आधार पे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। आज हम जानने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कर्म क्या होता है। कर्म क्या होता है, जो काम हो रहा है उस काम का फल जिस शब्द पे पड़ेगा, जो काम हो रहा है उस काम का परिणाम जिस शब्द पे पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम होना क्रिया होता है और क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ इसलिए मैं कर्ता हो गई। क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्रिया हो गया, मगर क्या पढ़ा रही हूँ, हिंदी, तो हिंदी क्या हो जाएगा, कर्म। तो काम जो हो रहा है उस काम का फल जिस शब्द में पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, कर्म। सीधी अगर एक लाइन में से परिभाषित करें तो बोलेंगे क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म। तो आइए जान लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया पहला और दूसरा है अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। आइए जान लेते हैं सकर्मक क्रिया क्या होता है। आप ध्यान दें, क्रिया को ये कितने आधार पर बांटा गया, किस आधार पे, कर्म के आधार पे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कर्म के आधार पे क्रिया, फिर पढ़ेंगे संरचना या बनावट, उसके बाद पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पे। तो कर्म के आधार पे क्रिया के 2 प्रकार हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब जान लेते हैं सकर्मक क्रिया क्या होता है। स मतलब होता है साथ, अकर्मक मतलब कर्म, और किसके साथ, क्रिया के साथ, मतलब कर्म के साथ जो क्रिया आती है उसी को कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका परिभाषा, जिस क्रिया के साथ कर्म लगा रहे, जिस क्रिया के साथ कर्म लगा रहता है उसी को क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। मतलब इसमें जितनी भी क्रियाएं आएंगी उसके साथ कर्म आएगा, बिना कर्म के नहीं आएगा। सकर्मक क्रिया, सीधी है बात, कॉन्सेप्ट यही है, कर्म आएगा, क्रिया के पहले क्या आएगा, कर्म आएगा, तो कहलाएगा सकर्मक क्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, वह हिंदी पढ़ाता है, तो काम तो हो रहा है पढ़ाने का, मगर पढ़ाता क्या है, हिंदी। तो आप देख सकते हैं ना, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, हिंदी पे। तो यहाँ पे क्रिया के साथ क्या आ रहा है, कर्म। तो इसलिए ये जो क्रिया होगी मेरी वो क्या होगी, कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक होगी, क्योंकि इस क्रिया के साथ क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है। आगे देख लेते हैं, वे लोग दिल्ली गए। देखिए गए मैंने जाना काम हो रहा है, मगर जा कहाँ रहे हैं, दिल्ली। तो काम का फल किस पे पड़ रहा है, दिल्ली पे। तो दिल्ली हो गया कर्म और जाना हो गया क्रिया। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे क्रिया के साथ क्या आ रहा है, कर्म। तो ये जो क्रिया होगी वो कैसी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया हो रही है। यहाँ पे कौन सी क्रिया है, सकर्मक, क्योंकि क्रिया के साथ क्या आ रहा है, कर्म। मैं रोटी बना रही हूँ। तो आप देखिए, बनाना काम है, बनाना क्या है, काम है, लेकिन बना क्या रहे हैं, रोटी। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, रोटी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, रोटी जो है वो कर्म है और बनाना क्रिया है। तो क्रिया के साथ कर्म आ रहा है, इसलिए बनाना जो होगा वो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। क्रिया के साथ अगर कर्म आए तो जो क्रिया होगी वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा जो है वो है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के विपरीत है ये, क्या होगा, अकर्मक। आपको बताया गया, बार बार मैं बताती हूँ आपको पढ़ाने के दौरान, किसी भी शब्द के अगर अ लग जाए तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, नकारात्मक। अब अकर्मक है यानी कर्म नहीं रहेगा। जिस क्रिया के साथ कर्म लगा नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब क्या हुआ, क्रिया होगी पर क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, ये दिया हुआ नहीं रहेगा। जैसे वह पढ़ाता है, तो देखिए काम तो कर रहा है पढ़ाने का,
तो ये पढ़ाना काम हो रहा है इसलिए क्रिया है, मगर क्या पढ़ाता है? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती में, मतलब कुछ भी नहीं दिया। मैथ, साइंस क्या पढ़ाता है? काम का फल किस पे पड़ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो ये जो क्रिया होगी इस समय वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं है। आप देख सकते हैं वे लोग गए माने जाना काम हो रहा है मगर कहाँ गए? दिल्ली, पटना, मुंबई, कोलकाता, कहाँ गए? मतलब काम हो रहा है मगर काम का परिणाम कहाँ पे पड़ रहा है? ये दिया हुआ नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं इसके साथ कर्म लगा हुआ नहीं है, इसलिए क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। मैं खा रही हूँ। अब देखिए खाना काम हो रहा है मगर क्या खा रही है? रोटी, चावल, क्या खा रही है? सब्जी, है ना, एग रोल, चाउमीन, इडली, डोसा, क्या खा रही है? तो यहाँ पे खाने का काम हो रहा है मगर क्या खा रही है? क्रिया तो हो रही है बट क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा है वो दिया हुआ नहीं है, अर्थात कर्म दिया हुआ नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म आए और अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं आए। तो इस तरह से आपने देखा कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर कर दें और डिस्क्रिप्शन में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसे आप बनाएं और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।